तो बच्चों हम हमारी टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर 1 जिसका नाम है द लास्ट लेसन पढ़ रहे थे और ये हमारे इस चैप्टर का आज लास्ट पार्ट है। आज हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट ऑफ आवर चैप्टर द लास्ट लेसन। Then he opened a grammar and read us our lesson। तो बच्चों फ्रांस का ये लास्ट लेसन चल रहा था, एम हेमल पढ़ा रहे थे। तो अब फ्रांस बता रहा है कि एम हेमल ने एक ग्रामर, एक व्याकरण की पुस्तक निकाली और बच्चों के लिए एक चैप्टर पढ़ा। आई वॉज अमेज टू सी, अमेज होता है बच्चों चकित होना। तो फ्रांस कह रहा है कि मैं आश्चर्यचकित हो गया यह देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मुझे ये चैप्टर कितने अच्छे से समझ में आया। यानी फ्रांस को इससे पहले कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आता था, लेकिन उस दिन उसे वो चैप्टर कितने अच्छे से समझ में आया यह देखकर वो स्वयं चकित रह गया। All he said seemed so easy, so easy। तो कह रहा है कि एम हेमल ने उस दिन जो भी पढ़ाया वो इतना सरल, इतना आसान लग रहा था। I think too that I had never listened so carefully। तो फ्रांस कह रहा है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि इससे पहले मुझे इसलिए समझ नहीं आता था क्योंकि इतनी केयरफुली, इतनी सावधानी से, इतने ध्यान से मैं कभी नहीं सुनता था। And that he had never explained everything with so much patience। और जो एम हेमल थे वो भी एक्सप्लेन होता है बच्चों समझाना। तो कह रहा है कि एम हेमल ने भी इससे पहले कभी भी नहीं समझाया कि क्या ये चैप्टर इतने पेशेंस यानी धैर्य के साथ। यानी फ्रांस कह रहा है कि आज उसने भी बहुत ध्यान से वो चैप्टर सुना और एम हेमल ने भी बहुत पेशेंस के साथ बहुत अच्छे से वो चैप्टर समझाया। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away। तो फ्रांस कह रहा है it seemed, ऐसा लगता था। पुअर मैन आया है बच्चों एम हेमल के लिए। तो फ्रांस कह रहा है कि ऐसा लगता था कि जो एम हेमल है वो चाहते थे क्या, टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। वो चाहते थे कि जाने से पहले, यानी ये उनका लास्ट चैप्टर था उस दिन, तो जाने से पहले वो जितना जानते हैं, जितना उन्हें ज्ञान है, वो सारा का सारा ज्ञान वो दे देना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इंटू आर हेड्स। तो वो सारा ज्ञान वो बच्चों के हेड्स यानी मस्तिष्क में भर देना चाहते थे। एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में। तो फ्रांस ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि एम हेमल इस लास्ट लेसन में सारा ज्ञान जो उनके पास है वो सारा हम सब बच्चों के मस्तिष्क में एक ही बार में भर देना चाहते थे, ऐसा फ्रांस को लगा। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। अब ग्रामर का जब चैप्टर हो गया तो उसके बाद टर्न आई राइटिंग, कुछ लिखित कार्य था, लेखन का, उसकी चांस आती है। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। तो उस दिन एम हेमल सब बच्चों के लिए नई कॉपीज़ लेके आते हैं। रिटर्न इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उन कॉपीज़ पे बहुत ही सुंदर राउंड हैंड यानी गोल लिखावट में, जिसे हम कर्सिव राइटिंग भी कहते हैं, गोलाकार वर्ड्स थे उस पे लिखे हुए, तो बिल्कुल राउंड लेटर्स पे लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक। क्या लिखा हुआ था कि एल्सेक जो है वो फ्रांस का पार्ट है, एल्सेक फ्रांस को बिलोंग करता है, ये उन कॉपीज़ पर लिखा हुआ था। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स। और फ्रांस को वो सारी कॉपीज़ कैसे लग रही थी कि जैसे वो छोटे छोटे फ्लैग्स, झंडे हों जो कि फ्लोट, लहर रहे हैं, तैर रहे हैं। एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। तो उस स्कूल रूम में सब बच्चों के पास वो कॉपीज़ थी और उन कॉपीज़ को देख के फ्रांस को लगा कि ऐसा लग रहा है जैसे कि छोटे छोटे झंडे हैं जो कि पूरी क्लास में हर जगह लहरा रहे हैं, तैर रहे हैं। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आर डेस्क। और वो कैसा, उसको यह लगा कि वो झंडे हंग यानी लटके हुए हैं फ्रॉम द रॉड, एक रॉड की सहायता से हमारी डेस्क के टॉप पे। तो सभी डेस्क पे एक एक कॉपीज़ रखी हुई थी और उससे लगा कि ये कॉपी छोटे छोटे झंडे हैं जो कि रॉड की सहायता से डेस्क के ऊपर लगे हुए हैं, लटके हुए हैं।
यू ऑट टू हैव सीन, तो फ्रांस कह रहा है कि तो आप सबको देखना चाहिए। ऑट टू होता है चाहिए, तो आपको वो माहौल, वो नज़ारा देखना चाहिए था। हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कि कैसे हर एक बच्चा काम करने बैठ गया। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कैसे क्लासरूम इतना शांत था, यानी कि सारे बच्चे बहुत ध्यान से अपना काम करने के लिए बैठ गए। जो एम हेमल ने उनको रिटर्न वर्क दिया था, राइटिंग के लिए काम दिया था, सारे बच्चे अपनी न्यू कॉपीज लेके कितने ध्यान से बैठ गए, ये आपको देखना चाहिए। The only sound was the scratching of the pens over the paper, तो फ्रांस कह रहा है कि सब बच्चे बिल्कुल शांति से, बिल्कुल ध्यान से अपना काम कर रहे हैं और क्लास में इतनी शांति है कि एकमात्र आवाज़, the only sound, एकमात्र आवाज़ जो क्लास में आ रही थी वो किसकी थी? स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। जब हम बच्चों पेपर पे पेन से लिखते हैं तो पेन से जो स्क्रैचिंग होती है उसकी आवाज़। तो बच्चों आप देखिए क्लास में कितनी शांति थी कि पेपर पर पेन चलाने की आवाज़ भी शोर की तरह सुनाई दे रही थी। वन सम बीटल्स फ्लू इन, अब फ्रांस आगे बता रहा है कि एक बार जब क्लास में बीटल्स के होते हैं बच्चों, एक तरह के इंसेक्ट होते हैं जैसे कि भंवरे, तो कुछ भंवरे, कुछ इंसेक्ट उड़कर क्लास में आ जाते हैं। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, अटेंशन होता है बच्चों ध्यान, ध्यान देना। तो जब क्लास में बीटल्स उड़कर आ गए, कुछ इंसेक्ट्स उड़कर आ गए, तब भी बच्चों में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि सब बच्चे बहुत ध्यान लगाकर अपना रिटर्न वर्क कर रहे थे। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, यहाँ तक कि सबसे छोटों वालों ने भी ध्यान नहीं दिया। अब बच्चों ये लिटिलेस्ट आया है किसके लिए, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये आया है पिजन्स, कबूतर के लिए। तो फ्रांस कह रहा है कि बच्चों ने तो नहीं ध्यान दिया, वो तो अपना काम कर रहे थे, और यहाँ तक कि क्लास में जो छोटे छोटे कबूतर बैठे हुए थे उन्होंने भी उन बीटल्स पे ध्यान नहीं दिया। Who worked right on tracing their fish hooks, अब ये हु आया है लिटिलेस्ट वन यानी कबूतरों के लिए। तो फ्रांस कह रहा है कि वो जो कबूतर थे वो भी अपने फिश हुक की तरह लगने वाले क्लॉज यानी पंजों से ट्रेसिंग कर रहे थे। बच्चों आपने कबूतरों के पैर के नेल्स देखे होंगे ना, वो भी इस तरह कर्व होते हैं जैसे कि फिश हुक होता है, मछली पकड़ने का कांटा होता है। तो फ्रांस कह रहा है कि जैसे मछली पकड़ने के कांटे जैसे उनके जो पैरों के नाखून हैं उनसे वो स्क्रैच कर रहे थे, ट्रेसिंग कर रहे थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, जैसे कि वो भी फ्रेंच में कुछ लिख रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे फ्रांस जो है वो अपनी लैंग्वेज के लिए अपना रेस्पेक्ट दिखा रहा है। वो कह रहा है कि हम सब बच्चे तो इतनी ध्यान से अपना काम कर रहे थे, लेकिन जो कबूतर थे उन्होंने भी उन बीटल्स पे ध्यान नहीं दिया और वो अपने पैरों से फ्लोर को, ज़मीन पे कुछ ट्रेस कर रहे थे जैसे कि वो भी फ्रेंच भाषा में लिख रहे हैं। ऑन द रूफ द पिजन्स कूट वेरी लो, तो उस क्लास के रूफ पे पिजन्स बैठे हुए थे। कू होता है कबूतरों की आवाज़, तो उन्होंने बहुत धीमे से अपनी आवाज़ में कुछ कहा। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, तो कबूतरों की आवाज़ सुन के फ्रांस अपने मन में सोचता है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, तो कह रहा है कि जब यहाँ पे जर्मन का अधिकार हो जाएगा, पर्शिया सोल्जर्स आ जाएंगे, तो क्या वो इन कबूतरों को भी बाध्य करेंगे कि वो जर्मन में गाना गाए। इवन द पिजन्स, तो कह रहा है कि क्या वे इन कबूतरों को भी बाध्य कर देंगे। तो बच्चों यहाँ आप देखिए फ्रांस किस तरह कितना ज़्यादा भावुक महसूस कर रहा है। वो कह रहा है कि हमें तो बाध्य कर दिया गया कि हम अपनी भाषा छोड़ दें और कल से जर्मन भाषा पढ़ें, लेकिन क्या वे लोग इन कबूतरों को भी बाध्य कर देंगे कि ये अपनी नेचुरल लैंग्वेज छोड़ दें और ये भी जर्मन पढ़ें। तो यहाँ पे बच्चों फ्रांस महसूस कर रहा है कि कैसे ये कबूतर तो फ्री हैं, ये अपनी नेचुरल लैंग्वेज बोल सकते हैं, लेकिन अब से वो लोग फ्री नहीं रहे क्योंकि उन्हें अपनी लैंग्वेज छोड़नी पड़ेगी और कल से उन्हें जर्मन भाषा ही पढ़नी और सीखनी पड़ेगी। Whenever I looked up from my writing, तो फ्रांस कह रहा है कि जब अपनी राइटिंग वर्क करते करते वो बीच बीच में सामने देख रहा था, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair, तो उसने क्या देखा कि जो एम हेमल हैं वो अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं। कैसे? मोशनलेस होता है बच्चों स्थिर, मोशन होता है गति करना, मूवमेंट करना, तो मोशनलेस बिना हिले डुले स्थिर वो अपनी चेयर पर बैठे हुए थे।
एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, और बैठे बैठे वो क्या कर रहे हैं, गेज होता है बच्चों एक टक देखना, लगातार देखना, तो वो लगातार कभी एक चीज़ को देखते हैं थोड़ी देर और फिर दूसरी चीज़ को देखते हैं। एज इफ यानी जैसे कि ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। तो फ्रांस कह रहा है कि वो एक एक चीज़ को इतनी ध्यान से देखते हैं कि ऐसा लग रहा था कि वो अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते हैं, फिक्स इन हिज माइंड, अपने मस्तिष्क में बिल्कुल इस सीन को, इस क्लासरूम के सीन को फिक्स कर लेना चाहते हैं कि इस क्लासरूम में एक एक चीज़ कैसी लगती है। फैंसी, आप कल्पना करके देखिए, फॉर 40 ईयर्स ही हैड बिन देयर इन द सेम प्लेस। तो फ्रांस कह रहा है पिछले 40 सालों से एम हेमल उसी एक जगह पर हैं। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और उनका वो स्कूल कैसा था, विंडो के बाहर उनका गार्डन था, एंड हिज क्लासेस इन फ्रंट ऑफ हिम, और सामने उनकी क्लास थी, जस्ट लाइक डैट, बिल्कुल ऐसे ही जैसी आज है ऐसी ही ये 40 साल पहले थी। तो 40 सालों से बिल्कुल एक ही जगह पर वो रह रहे हैं। अब 40 सालों में बच्चों चेंजेस क्या क्या आए, परिवर्तन क्या क्या हुए। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ। इन 40 सालों में जो बच्चों की बैठने की बेंचेस हैं और लिखने की डेस्क हैं, यानी जो कि स्कूल का फर्नीचर था, वो क्या हो गया, वर्न कहते हैं बच्चों ख़राब होना। तो वो ज़रूर ख़राब हो गया और ख़राब होके वो स्मूथ हो गया, यानी वो लकड़ी का जो फर्नीचर था उसकी लकड़ी थोड़ी स्मूथ होने लग गई, ख़राब होने लग गई 40 सालों में। द वॉलनट ट्रीज, वॉलनट कहते हैं बच्चों अखरोट। तो जो अखरोट के पेड़ थे गार्डन में, वह टॉलर, वो 40 सालों में लंबे हो गए, पहले छोटे थे लेकिन 40 सालों में वो पेड़ भी टॉल हो गए। एंड द होपवाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, होपवाइन होती है बच्चों एक तरह की बेल, तो जो बेल एम हेमल ने स्वयं ने प्लांट की थी, स्वयं ने उगाई थी, लगाई थी, ट्विन अबाउट द विंडोज टू द रूफ। तो वो बेल भी बच्चों क्या हो गई, विंडो से बड़ी होकर कहाँ तक पहुँच गई, रूफ तक पहुँच गई। तो जो बेल उन्होंने स्वयं लगाई थी वो भी 40 सालों में विंडो से बड़ी होकर कहाँ तक, रूफ तक पहुँच गई, छत तक पहुँच गई। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट। तो अब फ्रांस कह रहा है कि कैसे सारी चीज़ों से उनका हार्ट, उनका दिल ही टूट गया होगा, टू लीव इट ऑल, क्योंकि ये सब कुछ उन्हें लीव होता है छोड़ना, तो यह सब उन्हें छोड़ के जाना होगा, तो यह विचार ही उनके दिल को तोड़ देता होगा। पुअर मैन, बेचारे व्यक्ति, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव। तो अब उन्हें क्या होता है, ऊपर ही उनका घर था, नीचे क्लासरूम था, ऊपर वो रहते थे, तो ऊपर रूम में से उनके सिस्टर के हिलने की आवाज़ आ रही थी। पैकिंग देयर ट्रंक, जो उनकी बहन क्या कर रही थी, अपने ट्रंक्स पैक कर रही थी, अपना सामान पैक कर रही थी, तो उसकी आवाज़ आ रही थी। For they must leave the country next day, और वो सामान क्यों पैक कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अगले ही दिन यह देश छोड़ के जाना था। तो अब फ्रांस कह रहा है कि आप सोच के देखिए एम हेमल को कैसा लग रहा होगा, 40 सालों से वो इसी जगह पर हैं, बिल्कुल यहीं वो रह रहे हैं, लेकिन अब उन्हें ये देश छोड़ के अगले ही दिन जाना है, वो सारे सामान, वो सब कुछ उन्हें छोड़ के जाना है जहाँ वो 40 साल से रह रहे हैं। But he had the courage to hear every lesson for to the very last। तो फ्रांस कह रहा है इतने दुखी होने के बाद भी एम हेमल में इतना करेज, साहस था कि वो ये जो लास्ट लेसन है ये उन्होंने अच्छे से एक एक बच्चे से सुना। आफ्टर द राइटिंग, अब राइटिंग का पार्ट भी हो गया, तो राइटिंग के बाद वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री। तो अब बच्चों हिस्ट्री की चांस आती है, अब हिस्ट्री में उनका एक लेसन था। एंड देन द बेबीज चांटेड, तभी क्या होता है, बेबीज छोटे बच्चों की, चैंट होता है दोहराना, तो छोटे बच्चों के दोहराने की आवाज़ आती है। दे बा बेबी बो बू। तो बच्चों ये फ्रेंच के लेटर्स हैं, तो ये वो कह रहे हैं फ्रांस की अब जो छोटे बच्चे हैं तो वो अपने स्टार्टिंग के जो लेटर्स होते हैं वो दोहराते हैं, उसकी आवाज़ सुनाई देती है।
Down there at the back of the room, old Hoser had put on his spectacles. तो जब बच्चों की आवाज़ आती है तो जो क्लास के पीछे ओल्ड होसर बैठे हुए थे वे अपना स्पेक्टिकल्स चश्मे को पुट ऑन पहन लेते हैं एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने दोनों हाथों में वो जो अपने साथ बुक लाए थे प्राइमरी बुक वो पकड़ लेते हैं। स्पेल द लेटर्स विद देम, और वो भी उन छोटे बच्चों के साथ वो लेटर्स दोहराने लगते हैं जो वहाँ पर आवाज़ आ रही थी। You could see that he too was crying. तो फ्रांस कह रहा है कि आप देख सकते थे कि जो हॉसर थे वो भी रो रहे थे। His voice trembled, और उनकी जो आवाज़ थी वो ट्रेम्बल होता है बच्चों कांपना, तो उनकी आवाज़ कांप रही थी विथ इमोशन। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा भावुक हो गए थे, वो रो रहे थे और उनकी आवाज़ भी कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी, तो फ्रांस कह रहा है कि वो रो रहे थे और ये सब इतना फ़नी लग रहा था फ्रांस को, उसको इतनी हंसी आ रही थी। टू हेयर हिम डैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, मतलब ओल्ड होसर वो इतने वृद्ध हैं और वो छोटे बच्चों के स्टार्टिंग वाले लेटर्स दोहरा रहे हैं, रो रहे हैं, तो फ्रांस कह रहा है कि ये सब इतना फ़नी लग रहा था कि वो सब चाहते थे कि वो भी उनके साथ हंसे भी और रोए भी। तो वो भावुक भी थे बहुत ज़्यादा, और लेकिन फ्रांस को हंसी भी आ रही थी। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, तो फ्रांस कह रहा है अरे मैं कभी नहीं भूल सकता ये लास्ट लेसन, ये मुझे हमेशा याद रहेगा। उस क्लास में जो माहौल हो गया था, हर कोई इतना भावुक था, तो फ्रांस कह रहा है कि ये मैं कभी नहीं भूल सकता, ये लास्ट लेसन मुझे हमेशा याद रहेगा। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी जो चर्च में लगी हुई घड़ी होती है उस घड़ी में 12 बज जाते हैं, यानी कि चर्च में घंटी लगी होती है बड़ी बड़ी, तो 12 बजने पे वो घंटी बज जाती है। देन द एंगलस कहते हैं बच्चों जो चर्च में घंटी होती है ना वो 3 बार बजती है, एक मॉर्निंग में, एक नून में और एक सनसेट पे। तो दिन में बजी है मतलब 12 बज गए हैं, ये उस घंटी के बजने से पता चल गया। At the same moment, the trumpets of the Persians returning from drill, तो चर्च से घंटी की आवाज़ आती है, उसी समय क्या आवाज़ आती है? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो ड्रिल पर जा रहे थे, तो अब वो सोल्जर्स ड्रिल से रिटर्न लौट रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? ट्रम्पेट बजा रहे हैं। ट्रम्पेट बच्चों एक वाद्य यंत्र, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो उस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए ड्रिल से वापस लौट रहे हैं। साउंडेड अंडर आवर विंडो, और उस ट्रम्पेट की आवाज़ कहाँ आती है? उनके क्लास के विंडो के नीचे से ही आती है। एम हेमल स्टूड अप, तो अब एम हेमल जो है वो खड़े हो जाते हैं। वेरी पेल, पेल कहते हैं बच्चों येलोविश पीला, तो उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल पीला लगता है। पीले का मतलब वो बहुत उदास, बहुत दुखी दिखाई देते हैं। इन हिज चेयर, तो अपनी चेयर से वो खड़े हो जाते हैं बहुत दुखी उदास होकर। I never saw him look so tall, तो फ्रांस कह रहा है कि मैंने उन्हें इतना टॉल कभी नहीं देखा। बच्चों यहाँ पर टॉल का मतलब है ग्रेट या कॉन्फिडेंट, तो वो कह रहा है कि उस दिन उसे एम हेमल बहुत ग्रेट, बहुत महान, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे। माई फ्रेंड सेड ही, तो एम हेमल खड़े होके बोलते हैं मेरे दोस्तों। आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, तो वो अपनी बात बोलते हैं मैं, लेकिन तभी वो चौक होता है बच्चों अटक जाना, तभी वो अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, उनका गला भर आता है, वो आगे नहीं बोल पाते। ही कुड नॉट गो ऑन, तो वो आगे अपनी बात नहीं बढ़ा पाते। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चौक का टुकड़ा उठाते हैं। एंड बेयरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, माइट कहते हैं बच्चों ताकत, शक्ति, और अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा करके, अपनी सारी ताकत यूज़ करके ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, जितना बड़ा वो लिख सकते हैं उतना बड़ा वो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विवा ला फ्रांस, बच्चों ये फ्रेंच में लिखा गया है जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, तो वो लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे फ्रांस हमेशा अमर रहे।
देन ही स्टॉप्ड, इतना लिख के वो रुक जाते हैं। एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और लीन होता है झुकाना, तो अपने सिर को झुका देते हैं। अगेंस्ट द वॉल, दीवार से अपने सिर को झुका के खड़े हो जाते हैं। एंड विदाउट अ वर्ड, और एक भी शब्द बोले बिना, ही मेड अ जेस्चर, जेस्चर कहते हैं बच्चों हाव भाव या इशारे से बात करना, तो वो अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलते और केवल इशारा करते हैं। विथ हिज हैंड, अपने हाथ से इशारा करके अपने हाथ के भावों से वो कहते हैं स्कूल इज़ डिसमिस्ड, स्कूल ख़त्म हुआ। यू मे गो, आप सभी जा सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर द लास्ट लेसन। आई होप आपने बहुत अच्छे से सुना है, बहुत अच्छे से समझा है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और उनके आंसर्स देखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।